फिर मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो एक छोटी सी बात हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। कि पेपर में अभी आपका क्या करना चाहिए, क्या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए तो कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। और अभी जो पेपर आ रहा है क्या उसमें आपका पेपर का पैटर्न बदलने से या जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंस में बदले हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव होगा। सबसे पहली बात हम आपको ये बता देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। देखो, एक स्टूडेंट यानी एक एस्पिरेंट के लाइफ में कई सारे स्टेज होते हैं और ये जो सिलेक्शन है ना, ये अकेले आपका एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपके लाइफ में जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन आप कोचिंग लेकर करते हैं, प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी लेकर करते हैं, प्रिपरेशन आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग जगह से पढ़कर करते हैं। लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन जो होता है वो एकमात्र प्रिपरेशन से नहीं होता, ये आपको मैं बता दूँ। आप मुझसे क्या, आप किसी भी टॉपर से पढ़ेंगे जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है, तो आप उनसे भी एक बात पूछेंगे कि भैया आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ। हमेशा एक बात आपको मिलेगी ज़रूर कि प्रिपरेशन से कई गुना ज़्यादा हमने प्रैक्टिस पर काम किया। प्रैक्टिस क्यों करते हैं आप इस बात को समझिए। आप यहाँ पर मेरे भाई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आपको रिटन का पेपर देना है। और इस वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सवालों की संख्या कई ज़्यादा होते हैं और आपके पास समय जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। तो आपको ऐसे समय में जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आपके पास टाइम कम है, तो ऐसे जगह पे कंपटीशन को बीट करने के लिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए ना, वो कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए। और स्पीड ज़्यादा कब आती है, स्पीड ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आती है, वो होता है प्रैक्टिस। आपकी पकड़ जितनी ज़्यादा अच्छी है, आपका कंसेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर है और कम समय में आप जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे आपके मार्क्स उतने बेहतर होंगे और मार्क्स जितना बेहतर आप सिलेक्शन के करीब में उतना ही पहुंचेंगे। आज के समय में बच्चों को क्या है कि किसी भी तरीके से बस हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, हमें थोड़ा बहुत मेंसुरेशन पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ लेना है, थोड़ा कर करके हम अपना सिलेबस अपने अनुसार कंप्लीट कर लेंगे, अपने मन को सेटिस्फाई कर लेंगे, हाँ हमारा तो हो गया सिलेबस, अब आराम से हम पेपर दे पाएंगे। तो मेरे भाई ऐसे मिथ से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखो। आज वक्त है, अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसे अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर 2 महीने हैं आपके पास सीजल के प्री को लेकर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो पेपर है वो आपका पेपर क्वालिफाइंग होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस बार के पेपर को आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अब पेपर को क्वालिफाई करना है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या आपके लिए नंबर मायने नहीं रखेंगे, क्या ऐसा होगा कि बस आपको इतना ही पढ़ना है कि आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझिए, हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाई करना कि हमें पेपर को क्वालिफाई करना है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप शुरू से ताबड़तोड़ मेहनत करिए और इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करिए कि कम से कम इस बार का प्री का आप टारगेट लेकर चले खुद में कि भाई हमको 160 प्लस एट एनी कॉस्ट लेकर आना ही आना है, ठीक है। चाहे हमारा कट ऑफ 120 जाए, चाहे हमारा कट ऑफ 110 जाए, हमें इससे कोई बात का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे नंबर 160 प्लस आने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का आप जब मॉक दे रहे हैं, अलग अलग कंपनी होती हैं, टेक्स्ट बुक हो गया और अलग अलग जगह पर भी बच्चे जुड़े हुए होते हैं, वहाँ जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपने आप से वहाँ पर टारगेट दीजिए कि मुझे 160 प्लस नंबर लेकर आना है, ठीक है। इस 160 प्लस नंबर लाने के लिए आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जो जो गलतियां होंगी आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपके इतने नंबर आएंगे। अब बोलोगे सर क्या ज़रूरत है 160 प्लस लाने की, कट ऑफ अगर मान लीजिए 120 गया तो हमारे तो ये नंबर किसी काम के नहीं है। मेरे भाई काम के हैं, यहाँ पर नहीं है लेकिन मेंस में ज़रूर है। ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई बच्चा प्री में 110 नंबर लेकर आएगा और मेंस में उसके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या। मेंस में भी तो अच्छा वहीं स्कोर करेगा ना जिसका प्री का स्कोर बहुत अच्छा होगा। और एक और बात आप समझिए, तो प्री के काफ़ी समय के बाद, मतलब काफ़ी कम समय आपको मिलता है मेंस के लिए, तो उस कम समय में आप यहाँ पर या तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर पाओगे या प्रैक्टिस कर पाओगे, तो उसमें ज़्यादा समय आपके पास होता नहीं है। और इस बार तो मेंस में 2 और सब्जेक्ट आपके जुड़ चुके हैं, तो इस वजह से आपके पास समय और कम होगा, सिलेबस कई ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अभी से एक काम करते रहेंगे कि प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों में से कहानी ऐसी भी होती है कि परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस में गए, परसेंटेज गायब हो गया, अरिथमेटिक के बाद एडवांस में गए, अरिथमेटिक गायब हो गया। तो पेपर के समय तक आप उसको रिटेन कैसे कर पाएंगे, तो पेपर के समय तक अगर आपको रिटेन करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है।
मॉक टेस्ट में आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लीजिए। मैथ्स का एक सेक्शन का अलग मॉक टेस्ट हो गया, रीजनिंग का आप सेक्शनल लगा रहे हैं डेली के डेली, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हैं। आपका जो स्टडी का रूटीन होना चाहिए ना, वो आपका डेली कम से कम एक मॉक तो आपका इंक्लूड होना ही चाहिए रूटीन में आज के समय में। अगले 2 महीने तक जो बच्चा डेली मॉक दे रहा है, यूँ समझ लो उसका ग्राफ एकदम ऐसे धीरे 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 करके बहुत ऊपर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ाई कर भी रहा है, साथ में यहाँ मॉक देकर 60 मिनट के अंदर पूरे 100 सवालों का भ्रमण कर रहा है, जिसमें 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 जीएस, सभी के सभी 100 सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लगा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो क्वेश्चन लगाएगा तो उसको तो दिखेगा ना कि हाँ उसके अलजेब्रा के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसका ट्रिको का क्वेश्चन गलत हो रहा है। फिर वो क्या करेगा? उसे छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जब आप मॉक लगाओगे और आपको पता चलेगा कि आपके अलजेब्रा में तो स्कोर ही नहीं आ रहा है, उस केस में तुरंत भागोगे और अलजेब्रा की तरफ पढ़ाई करोगे। ठीक है, यानी एक तरीके से ये समझ लीजिए, तो ये आपका जिस तरीके से खून का जांच होता है ना, उसी तरीके से ये आपके नॉलेज का जांच है। ये बताता है बीमारी कहाँ कहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर आपको उस बीमारी पर काम करना होता है। जो बच्चा अपने कमियों पर जितना ज़्यादा काम करेगा, उसका स्कोर उतना बेहतर होता चला जाएगा। तो आज से आप लोग अपने मन में ठान लीजिए एक बात, बहुत प्यारी सी बात है, कि आज से हम पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम डेली एक मॉक टेस्ट देंगे ताकि हमारा लेवल इंप्रूव हो। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको बच्चे एक और काम करना है, और वो है कि आपको अपना एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाना है। ये डायरी ऑफ मिस्टेक्स की क्या ज़रूरत है? तो मेरे भाई, जितने भी मॉक टेस्ट में आप गलतियाँ करोगे ना, जैसे मान लो कि आपने पढ़ा, मान लीजिए जीएस का एक क्वेश्चन आया छोटा सा कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अब आपको पता ही नहीं है कि विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, और आप बार बार इन चीज़ों को भूल जा रहे हो, तो पक्का है कि पेपर में भी आप कोई ना कोई गलती ज़रूर करोगे ऐसा। तो इसीलिए जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे रीजनिंग में काउंटिंग फिगर की गलती हो जा रही है, आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल या रेक्टेंगल काउंट नहीं कर पा रहे हैं, मैथ्स में आप बार बार मेंसुरेशन का फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे काम आपको क्या करना है? डायरी ऑफ मिस्टेक्स में मेरे भाई लिखना है, और आपको उसके ऊपर काम करना है। आप मिस्टेक्स में लिखो कि भाई ये मेंसुरेशन का फॉर्मूला बार बार गलत होता है, मैं डेली इसे रिवाइज करूंगा। ये वोकैबुलरी है, बार बार गलत होती है, हम इसे डेली रिवाइज करेंगे। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बार बार गलत होता है, डेली रिवाइज करेंगे। रीजनिंग का एक पर्टिकुलर ये चैप्टर है या पर्टिकुलर सीरीज है, ये पर्टिकुलरली हमें ध्यान रखना है ताकि हमारे पेपर में गलती ना हो।